नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो यूपी सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में महामंथन चल रहा है। आज दिल्ली में होगी यूपी सरकार पर अहम बैठक। यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। यूपी कोर कमेटी के सदस्य भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर नाम फाइनल होंगे। यूपी में योगी 2.0 सरकार की गठन के लिए तैयारियां जो है जोरों पर है। इंतजार योगी और उनकी टीम यानी कि मंत्रिमंडल की शपथ लेने का है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक नए मंत्रिमंडल और सरकार के गठन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इस बीच बीजेपी ने दिल्ली में आज एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी कोर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। ये बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगी। इसके अलावा बीएल संतोष, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। बैठक में मंत्रिमंडल के चेहरों पर मंथन किया जाएगा। नई सरकार को लेकर 19 मार्च को पर्यवेक्षक गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास लखनऊ भी जाने वाले हैं, जिसके बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी, जहां योगी आदित्यनाथ को नेता चुना जाएगा और फिर आगे राज्यपाल के पास सरकार बनाने का पत्र भी सौंपा जाएगा। तो यूपी में सरकार गठन पर दिल्ली में अहम बैठक, ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। और शपथ की बारी है, अब तैयारी जोरदार है इसके लिए। बीएल संतोष, केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे, संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, एक तरह से देखा जाए तो मतदान के बाद रिजल्ट के बाद होली से पहले ही बीजेपी यहां पर होली मना रही है। अब बारी है कैबिनेट विस्तार की। मंथन आज होने वाला है, तो क्या कुछ आज बैठक में देखने को मिलेगा? कौन कौन शामिल होंगे? क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं मंत्रिमंडल को लेकर? चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। निश्चित तौर पे चूंकि 2024 की भूमिका भी इसी मंत्रिमंडल से देखा जा रहा है, तो भाजपा पूरी तैयारी कर रही है और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली से लगा के लखनऊ में तमाम जो संगठन की बैठक हो रही है, उसमें लगातार जो कैबिनेट मंत्री जो पिछली बार रहे हैं, उनके नाम पर आवाज नहीं जा रही। जी जी, हेलो हेलो, नहीं जा रही। अनूप, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अपनी बात पूरी करिए। कुछ आवाज नहीं है। लगातार दिल्ली से लगा के लखनऊ में संगठन की लगातार बैठकें चल रही है। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं भाजपा संगठन इस बात पर जोर दे रहा है, क्योंकि इन्हीं मंत्रिमंडल के सहारे 2024 की लड़ाई भी लड़ना है उत्तर प्रदेश में। तो निश्चित तौर पे उसी को लेकर मंथन जारी है, क्योंकि भाजपा में एक किसी भी चाहे चुनाव हो या फिर मुख्यमंत्री की जो चयन की बात हो, लगातार उस पर बैठक चलती है और जमीनी हकीकत से लगा के जिस तरीके से सर्वे कराया जाता है, उसी प्रकार से इस मामले पर भी, क्योंकि बीच में ये सूत्र के हवाले से जानकारी मिली थी कि डिप्टी सीएम को लेकर हो सकता है डिप्टी सीएम की संख्या बढ़ा दी जाए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शायद इस पर राजी नहीं थे। तमाम जो बैठक हो रही, इस पे निर्णय होगा कि डिप्टी सीएम कितने रहेंगे और कौन रहेगा। पुराने जो मंत्रिमंडल में जिस तरीके से जो रिपीट होने वाले हैं, उस पर सिद्धार्थनाथ की बात करें, जो सुरेश खन्ना की बात करें या फिर ब्रजेश पाठक की बात करें, श्रीकांत शर्मा की बात करें, तमाम ऐसे जो मंत्री हैं इन्हें रिपीट हो सकते हैं। कुछ मंत्री जो हैं जो हार गए हैं इस बार चुनाव में, उनको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, उन पर भी मंथन होना है। और जो कुछ नए चेहरे हैं
खासकर राजेश्वर सिंह की बात करें, सलम त्रिपाठी की बात करें, देवरिया से विधायक हुए हैं, असीम अरुण की बात करें, कन्नौज से बड़ी जीत हासिल की है, वो लखनऊ के कमिश्नर रहे हैं। तो तमाम ऐसे चेहरे भी हैं जिनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। योगी की जो दूसरी टीम है उसका हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इस पर भी मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि 2024 की लड़ाई लड़नी है। इसी में जो सभी जातिगत समीकरण भी बीजेपी साधने की कोशिश करेगी, हर वर्ग का ध्यान भी रखेगी कि हर वर्ग से एक मंत्री सरकार में बैठे। चूंकि जिस तरीके से प्लानिंग भाजपा की चल रही थी कि इस हर वर्ग के साथ साथ 2024 को फतेह करने को लेकर के अब इस बैठक का लमसम अंतिम दौर है, मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, इस बैठक के बाद वो चेहरे भी सामने आ जाएंगे कि कौन कौन मंत्री इसमें शपथ ग्रहण करने वाले हैं, या फिर डिप्टी सीएम की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तमाम इन सब चीजों पर चर्चा होने वाली है। बैठक के बाद पता लग जाएगा कि कौन कौन से जो मुद्दों पर बात बैठक हुई है। लखनऊ में जो बैठक हुई थी, वो जो व्यूज निकल के आए थे, संगठन के नेता उसमें बैठे थे। संगठन चूंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही गई थी। ये सब तमाम जो चीजें हैं, हालांकि केंद्रीय नेतृत्व जब उस पर मुहर लगाएगा, अंतिम मुहर देगा, उसके बाद उस पर निर्णय हो पाएगा। सारी चीजें साफ भी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनु, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। तो यूपी में आज से बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस आयु वर्ग के करीब 84 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीनेशन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगाने की तैयारी है और वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। तो यूपी में आज से बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। करीब 84 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन होना है। वैक्सीनेशन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। आपको बता दें कि 84 लाख बच्चे हैं इस आयु वर्ग के जिनका वैक्सीनेशन होना है और बड़े स्तर पर इसे लेकर तैयारी भी कर दी गई है। तो विधान परिषद के दंगल की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज से 12 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के 84 लाख बच्चों को टीके लगेंगे। अब टीकाकरण के पहले दिन करीब 200 टीकाकरण केंद्रों पर ही बच्चों को वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उन्होंने सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया है। सीएम योगी ने बच्चों के कोविड वैक्सीनेशन का जायजा भी लिया है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। यूपी में वैक्सीनेशन को लेकर रिकॉर्ड बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने वैक्सीन की पहली डोज 100% लगाई है, जबकि सेकेंड डोज भी सभी को दी जा रही है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश ने पूरी मजबूती के साथ लड़ी है। दुनिया ने भारत के कोरोना प्रबंधन को न केवल मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, बल्कि सर्वत्र भारत के कोरोना मॉडल को लोगों ने अपनाने में भी कोई कोताही नहीं बरती। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है। इधर पूर्वांचल की 5 विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया जारी है। विधान परिषद के प्रदेश भर में 36 सीटों के लिए नामांकन का आज दूसरा दिन है। अब 30 सीटों के लिए 19 मार्च तक, जबकि 6 बाकी जो सीटें हैं उनके लिए 22 मार्च तक नामांकन पर्चे भरे जाएंगे। वहीं दोनों चरणों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि आगामी 12 अप्रैल को मतगणना होगी। बीजेपी और सपा दोनों ही दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी जिताने की कोशिश में जुट गए हैं।
इसके लिए रणनीति पार्टी स्तर पर शुरू हो चुकी है। जल्द ही दावेदारों के नाम सामने आने की उम्मीद जगी है। सभी राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चेहरों को लगातार मंथन पर ले रहे हैं। माना जा रहा है कि यूपी में जीत के बाद बीजेपी जहां दमदारी से एमएलसी चुनाव में सामने आएगी, वहीं सपा की ओर से भी विधानसभा में हार की खामी दूर की जाएगी। तो 36 एमएलसी की सीटों पर चुनाव होना है। विधान परिषद का ये चुनाव और 21 मार्च को पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच होगी। तो विधान परिषद का दंगल और कौन सी तारीख को नामांकन होंगे, कौन सी तारीख को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे, ये सब ग्राफिक्स के माध्यम से आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। दूसरे चरण के लिए 22 मार्च तक नामांकन होगा और 23 मार्च को दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच होगी। तो विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी है विधान परिषद चुनाव की। 25 मार्च को दूसरे चरण के नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। वहीं दोनों ही चरणों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि इन राज्यों में संगठन के पुनर्गठन के लिए पीसीसी अध्यक्षों से पद छोड़ने को कहा गया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। इस हार को लेकर पार्टी आलाकमान ने एक बैठक बुलाई। इसके बाद से ही लगातार एक्शन का दौर शुरू हो गया है। सोनिया गांधी के इस्तीफा मांगने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने और उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगली खबर अमेठी जिले से है। यहां दबंगों के हौसले बुलंद है। दरअसल राजापुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम यहां पर दिया गया। जमीन के विवाद में पूर्व प्रधान समेत 4 लोगों की हत्या कर दी गई। बीती रात दबंगों ने पूर्व प्रधान के घर पर घुसकर पूरे परिवार पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि कईयों की हालत है गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर एसडीएम, सीओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। जानकारी के मुताबिक अमेठी कोतवाली क्षेत्र के डोंगवाच में युवक संकटा प्रसाद के घर के बगल पर जमीन पर गांव के ही कुछ दबंगों ने जबरन कब्जा किया था, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया। आनन फानन में सभी घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन लाख दावे कर ले सुरक्षा देने की, लेकिन दबंगों ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है। ना सुरक्षा मिली, ना जीने के लिए जिंदगी। कल थाना अमेठी के गुंगवाज गांव में एक अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें कि 2 पक्षों में भूमि विवाद के चलते लाठी डंडों से हुई मारपीट में 7 लोग घायल हुए और उसमें से 4 मजरूहों की दुखद मृत्यु हुई। इस प्रकरण में जो वादी पक्ष है, पीड़ित पक्ष अमरीश यादव, और जो अभियुक्त पक्ष है राम दुलारी यादव, ये पारिवारिक रूप से पटीदार हैं। इनके बीच में एक भूमि विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों को समय निस्तारण होने तक निर्माण से रोक दिया गया था। कल 15 मार्च को आकस्मिक रूप से इनके बीच में विवाद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो राम दुलारी यादव का पक्ष है उसने लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी, जिसमें कि अमरीश यादव के पक्ष के 7 लोग घायल हुए, जिसमें से उपचार के दौरान 4 की मृत्यु हुई। इसमें हमने पुलिस टीमें सक्रिय कर दी हैं। 7 अभियुक्तों में से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। शेष 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस टीमें सक्रिय हैं। चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। विनोद संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, अभी क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? जो दबंग यहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने हमला किया है, जो आरोपी है, 4 लोगों की मौत हुई इस पूरे घटनाक्रम में, उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई अब तक? जी रात्रि बिल्कुल बता दूं कि अमेठी के गुंगवास गांव का मामला, जिसमें दोनों पक्ष में मारपीट हुई है, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं करीब 8 दर्जन लोग घायल हुए हैं गंभीर रूप से, जिसमें 3 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
सूचना मिलते ही आईजी और डीएम या पुलिस बल मौके पहुंच गया है और तरह के पुलिस बल मौजूद है। वहीं पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जमीनी विवाद को गंभीरता से न लेने वाले 3 सिपाहियों 3 कोतवाली निरीक्षक विनोद कुमार सिंह व एसआई संजय सिंह, सिपाही स्वतंत्र देव उपाध्याय को आईजी तत्काल ने प्रभाव से निलंबित कर बड़ी कार्रवाई की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इधर नोएडा के थाना सेक्टर 113 में पुलिस और बदमाशों के बीच थाना क्षेत्र के FNG रोड के सामने पुस्ता रोड के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की ओर से आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई गई, जिसमें आरोपी सुनील कुमार के पैर में गोली लगने की वजह से वो घायल हो गया, जिसके बाद आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार और उसके साथ के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद किया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक 3 मार्च को शराब के ठेके के पास ई-रिक्शा की चोरी की थी। इनके खिलाफ जिला बदायूं में भी लूट और चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों के खिलाफ अन्य जानकारी भी खंगाल रही है। सेक्टर 113 के सुरखा क्षेत्र में एक ठेका है, वहाँ पे 3 मार्च को एक ई रिक्शा चोरी हुई थी। उसको वर्कआउट करने के लिए एसओ की टीम लगी थी। इन लोगों को कुछ आज जानकारी मिली थी कि जो इस तरह की घटना करने वाले लोग हैं वो आज इधर FNG से क्रॉस करेंगे। वहाँ पे इन लोगों ने अपनी टीम को लगाया। एक संदिग्ध ई रिक्शा में 4 लोग सवार आ रहे थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया। उन लोगों ने हमारी टीम पर अटैक किया और उसमें जवाबी कार्रवाई हुई। जवाबी कार्रवाई जब हुई तो उसमें 4 लोग निकल के भागे। उसमें से एक घायल हो गया, उसको तत्काल वहाँ से अस्पताल शिफ्ट किया गया, दूसरा को पकड़ लिया गया और उसमें से 2 थे वो वहाँ से फरार हो गए हैं। उनके लिए हमारी कॉम्बिंग चल रही है। ये जो घायल है इससे पूछताछ किया गया, ये इसका नाम सुनील है, ये बदायूं का रहने वाला है और इसके साथ जो पकड़ा गया वो ब्रह्मपाल है, वो भी बदायूं का है। बेसिकली ये गैंग है जो यहाँ पर बरौला में किराए के मकान लेकर यूपी चुनाव नतीजों के बाद अब कुछ शर्तें जीतने हारने की खबरें भी आ रही हैं। चुनाव नतीजों के साथ ही शर्तों के नतीजे भी तय हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला बांदा में आया था, जहां 2 दोस्तों में शर्त लगी थी। इसमें सपा समर्थक ने शर्त आने पर दोस्त को तुरंत अपनी बाइक दे दी थी। अब इस खबर पर संज्ञान लिया सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। उसके बाद समा मुखिया ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। के चुनाव नतीजे आने के बाद भी चर्चाओं का दौर नहीं थम रहा है। सीटों की जीत हार के आंकड़ों का पोस्टमार्टम हो रहा है। वहीं जीत के बड़े दावे करने वाले लोग हार के बाद अब उन लोगों से बचकर निकल रहे हैं जिनसे उन्होंने शर्तें लगाई थी। लेकिन सपा का एक समर्थक इस मामले में बेमिसाल निकला। उसने एक ऐसा काम किया है जिसने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का दिल जीत लिया है और खुश होकर उन्होंने उसे 1,10,000 रुपए का चेक बतौर तोहफा भेजा है। के एक समाज समर्थक अवधेश कुशवाहा ने बाकायदा स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी करके अपने दोस्त से शर्त लगाई थी कि यदि राज्य में बीजेपी जीती तो वो अपनी बाइक उसे दे देगा, वहीं सपा जीती तो दोस्त को अपना टेम्पो उसे देना पड़ेगा। जब नतीजों में बीजेपी को जीत मिली तो अपना वादा निभाते हुए अवधेश ने अपने दोस्त को अपनी बाइक दे दी। इसकी जानकारी जब सपा सुप्रीमो को लगी तो उन्होंने अपने समर्थक को लखनऊ बुलवाया। बीजेपी जीत जाएगी तो हम मोटरसाइकिल दे देंगे, सपा जीत जाएगी तो ऑटो ले लेंगे। तो फिर अखिलेश यादव जी ने आपसे मिले जी, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमारी मदद की और कहा कि अब शर्त मत लगाना, चेक दिया। चेक दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। अखिलेश यादव भी अपने समर्थक का बड़ा दिल देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अपने समर्थक को उसके बाइक के नुकसान की भरपाई के लिए उसे चेक दिया है। हालांकि उन्होंने उसे जीवन में कभी भी शर्त न लगाने की हिदायत भी दी है। आपको बता दें कि अवधेश कुशवाहा अपनी बाइक से गांव-गांव जाकर बिजली का सामान बेचता था। बाइक देने के बाद उसके रोजगार का संकट पैदा हुआ था, लेकिन जब अपनी बाइक से ज्यादा कीमत का चेक पाकर अवधेश बेहद खुश है। लेकिन उसने कसम भी खाई है कि अब कभी ऐसी तरह की शर्त नहीं लगाएगा। जनता टीवी यूपी के लिए डेस्क से अमनप्रीत की रिपोर्ट। चलो, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।